वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और उसी में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बेस्ट से बेस्ट स्कोर करें। तो जैसा कि अब हम लास्ट में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज हमारा 12th प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम फिर से 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, आपने टॉपिक सीरीज़ देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट हैं, क्योंकि उसी पर बेस्ड बिल्कुल जो सीटेट में डिमांड है, सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। देखिए, अगर मैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात करूं, जो मोटर वाहनों से निर्वातक होता है, वहां से तो पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फायरवुड, जलाऊ लकड़ी जो होती है जिसको हम जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूँ, विद्युत संयंत्र की बात करूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी अमाउंट में आपका पॉल्यूशन होता है, जो कि आपके ऑटोमोबाइल और फायरवुड से काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो विंड मिल होते हैं, पवन चक्की होते हैं, उनमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। ये आपका एयर पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है क्या। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जब हम किसी भी ईंधन को सही रूप से जलाते नहीं हैं, वो पूरी रूप से जल नहीं पाता, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, दहन वहाँ पर सही से नहीं होता। तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसी गैस की वजह से क्या होता है, हमें जो होती है घुटन महसूस होती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हम दहन करते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, तो उस समय हमें घुटन क्यों होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड बाय पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। द ओकेशन इज कॉल्ड। वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर क्या कहलाता है। जब हम जुलाई के महीने में लाखों पेड़ लगाते हैं, तो यह अवसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट फ्रॉम। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो आपको पता ही होगा, वो करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये अब आपको याद रखना है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, वो कहाँ से करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। और याद रखिए, ऐसे दो प्लैनेट हैं जो इसके विपरीत रोटेट करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आया है सीटेट में। वो कौन से हैं, वीनस और आपका यूरेनस। वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपट्यून, इट्स टाइम पीरियड वुड बी। मान लीजिए यूरेनस और नेपट्यून के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्त काल होगा। देखिए, जो वीनस होता है ना, जो मरकरी होती है, वो सबसे सन के निकट है, तो वो सबसे कम टाइम लेती है। उसके बाद वीनस उससे ज़्यादा टाइम लेता है, फिर अर्थ, फिर मार्स। इस तरह से ये टाइम पीरियड लेते हैं सन का चक्कर लगाने में। अब अगर मैं बात करूँ यूरेनस, और यूरेनस के बाद सबसे लास्ट होता है आपका नेपट्यून, इन दोनों के बीच में अगर कोई नया प्लैनेट, नया ग्रह खोजा जाए, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो यूरेनस से तो ज़्यादा होगा, लेकिन नेपट्यून से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून। नेपट्यून के आवर्त काल की अपेक्षा कम होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाहर नहीं है, उनके बराबर भी नहीं होगा, और यूरेनस से कम भी नहीं होगा। तो ये यूरेनस और नेपट्यून के बीच में होगा। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से, लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, नेपट्यून के आवर्त काल की अपेक्षा कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं कब? जब प्रकाश। देखिए, अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी हो और अंधेरा हो रहा है तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब प्रकाश आता है। आते हुए क्या होता है, वो उस वस्तु से, वो जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराता है और उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है और परावर्तन होकर हमारी आंखों में पहुंचता है और तब हमें वो वस्तु दिखाई दे जाती है। तो कुछ इस तरह का फिनोमिना होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर आइज। पहले जो प्रकाश है वो वस्तु पर गिरेगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों में पहुँचता है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है और उसी के बाद हमें जो वस्तु है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो हमें दिखाई दे जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। कंसिडर द लिस्ट ऑफ टर्म गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों की एक सूची पर विचार कीजिए। सिस्मिक जोन, भूकंपी क्षेत्र, फॉल्ट जोन, भ्रंश क्षेत्र, मेंटल, प्रवार और बाद में लिखा है इनर कोर, आंतरिक क्रोड। तो हमें बताना है द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट आर नोन एज। पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती हैं किससे? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और सेकेंड। सिस्मिक जोन और फोल्ट जोन, ये दोनों यहाँ पर आएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। देखिए, जो मेंटल होती है ना, वो तो आपकी मिडिल लेयर होती है, ये आपकी पृथ्वी है। और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो आपकी क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। और बीच वाली सतह आपकी क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। और जो सबसे नीचे होती है वो आपकी क्या होती है? कोर होती है। ठीक है, तो ये तो मेंटल और कोर तो क्या है, ये सतह के नाम है। लेकिन बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट क्या कहलाती हैं? आपकी सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन कहलाती हैं। और ये वही एरिया होते हैं जहाँ पर, ये वीक एरियाज होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट पर। तो यही दोनों आपके सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ प्लेट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भूपर पट्टी पर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखिए क्या होता है, मूवमेंट जो होती है ना वो क्रस्ट पर ही होती है। बीच में मेंटल होता है, आपकी प्रवार होता है और नीचे आपका आंतरिक क्रोड होता है, कोर होता है। तो यहाँ मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होती है क्रस्ट पर। जब क्रस्ट की प्लेटों में मूवमेंट होती है तो वो मेंटल की जो प्लेट्स होती हैं उनसे टकरा जाती हैं या उनके ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो जो अर्थक्वेक है उसके लिए अर्थ की कौन सी प्लेट रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी प्लेट उसके लिए उत्तरदायी होती है? वो आपकी भूपर पट्टी होती है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है क्या? तीनों परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, केमिकल, हीटिंग और मैग्नेटिक, रासायनिक, ताप और चुंबकीय। और ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन होता है जब हम 2 रॉड लेते हैं और सॉल्यूशन लिए थे और वहाँ पर हमने करंट पास कराया था, तो किस तरह से रिएक्शन हुई थी। तो रासायनिक परिवर्तन होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हीटिंग इफेक्ट हमको देखने मिलता है, कैसे जो हीटर होता है वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तापीय परिवर्तन बड़े आसानी से होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमने देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कैसे जो माचिस होती है, अगर उसके ऊपर कॉपर की फॉइल लपेट दी जाए तो किस तरह से वो मैग्नेट की तरह काम करने लगती है और उसके अंदर जो निडल रखी होती है वो मूव करने लगती है जब वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये तीनों इफेक्ट होते हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग। और ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अब आपको याद रखना है, क्रोमियम का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे हमने देखा होगा साइकिल जब हम नई खरीदते हैं तो वो बहुत शाइन करती है, तो वो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू की जाती है ताकि वो शाइन करे? वो आपका क्रोमियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज गिवन बिलो। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, वुड, एयर, वाटर, वैक्यूम, लकड़ी, वायु, पानी, निर्वात। इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल। इनमें से किन माध्यमों से ध्वनि जो है वो गमन कर सकती है, ये हमें बताना है। देखिए, साउंड तभी ट्रेवल करती है जब कोई मीडियम होता है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, वुड हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होते हैं पार्टिकल, कण। और जब साउंड इनसे टकराती है तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। और उसी कंपन से क्या
होता है वो आगे पास होते रहते हैं और साउंड जो है वो हमें प्रोड्यूस होती है या फिर साउंड हमें जो है बड़ी ट्रैवल करती है और बड़ी आसानी से हम तक पहुंच जाती है। जिससे जो साउंड है जब हम बोलते हैं दूसरे के कान में किसके माध्यम से पहुंच रही है, हवा के माध्यम से पहुंच रही है। तो हवा यहाँ पर मीडियम है और उसके पार्टिकल से वो टकराती है, वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो आसानी से ट्रैवल कर जाती है। तो साउंड के केस में हमें कण पार्टिकल्स वगैरह भी चाहिए और एक मीडियम भी चाहिए होता है। लेकिन जो लाइट होती है ना वो वैक्यूम में भी, निर्वात में भी ट्रैवल कर लेती है। जैसे आप देख रहे होते हैं कि जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है, बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, वहाँ वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन जो लाइट है ना वो ट्रैवल कर जाएगी। तो आप याद रखिए साउंड निर्वात में ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होते और जब कोई कण नहीं होंगे तो वहाँ पर कंपन नहीं होगा और जब वाइब्रेशन कंपन नहीं होगा तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 में साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। बाकी सारे मीडियम वुड, एयर, वाटर, इन तीनों में आपकी साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताने हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ध्वनि जो है कंपन द्वारा निर्मित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और फिर वो अगले पार्टिकल तक पास होते हैं और इस तरह से साउंड जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर एक मीडियम भी चाहिए और वो वाइब्रेशन की वजह से होती है, ये बात भी सही है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आपका एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वुड हो, कुछ भी हो, एक माध्यम जरूर चाहिए जहाँ से पार्टिकल कंपन करेंगे और आगे पास होंगे। वो ऐसे ही उससे दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे, फिर वो कंपन करेंगे, फिर अगले पार्टिकल से टकराएंगे, वो कंपन करेंगे और कंपन से वो जो साउंड है ना वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये बात गलत हो गई। लाइट जो है वो विदाउट मीडियम भी जो है प्रोपोगेट करती है, संचरण करती है। जैसे आपने देखा ही होगा जो सन है और जो ये हमारी अर्थ है और जो उसकी लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, कोई भी पार्टिकल कण नहीं है, तब भी जो लाइट है वो प्रोपोगेट कर जाती है, संचरण कर जाती है। और ये कह रहा है कि दोनों के लिए मीडियम चाहिए होगा, जी नहीं, लाइट में आपको मीडियम नहीं भी है तब भी जो आपकी लाइट है ना वो प्रोपोगेट करेगी विदाउट एनी मीडियम। तो ये हो गया ऑप्शन गलत। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो ध्वनि है ना वो प्रकाश की तुलना में धीमी गति से यात्रा करती है। जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है। तो पहले लाइट क्यों चमक रही है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ना, गति है, वो ज़्यादा है, किससे? साउंड से, और उसके बाद हमें उसके कड़कने की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले लाइट आती है, उसके बाद हमारी साउंड आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर सही है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो सारे के सारे सही हैं। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और यही हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। साइंस फॉलो साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट, जब भी कंपैरिजन में एक का पॉजिटिव पॉइंट और एक का निगेटिव पॉइंट रखा जाए तो याद रखिएगा वो आंसर कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म में सही नहीं होगा। साइंस में भी साइंटिफिक मेथड होता है और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी होती है वहाँ भी इन वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ करा जाता है। तो ये बात हो गई गलत। साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी, फिर से कंपैरिजन हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी का, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, साइंस भी क्रिएटिव है और टेक्नोलॉजी भी क्रिएटिव है, दोनों में ही क्रिएटिविटी होती है और तभी जो है लक्ष्य जो होता है उसको प्राप्त करा जाता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिविटी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात भी हो गई गलत। साइंस इज ओपन एंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि जो तकनीकी है वो लक्ष्य उन्मुखी है, ये बात बिल्कुल सही है। साइंस तो ओपन एंडेड है, हर जगह साइंस है, आपके सामने साइंस है, कुछ भी चीज़ है आप साइंस में कुछ भी नया सोच सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके दिमाग में आइडिया आ गया, इस तरह से उसको कल्पना करिए, उस तरह से करना है, तो वो तो ओपन एंडेड है, मुक्त अंत वाली है। साइंस आपके हर जगह आसपास आपके घट रही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्य उन्मुख होती है। उसमें एक लक्ष्य होता है कि अच्छा ये लैपटॉप डिज़ाइन करना है, इसको बनाना है, तो उनका टारगेट होगा कि हमें इसी को बनाना है। तो वो गोल ओरिएंटेड है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, किस
किस चीज़ को प्राप्त करना है। तो टेक्नोलॉजी आपकी गोल ओरिएंटेड है, साइंस ओपन एंडेड है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यही यहाँ पर एप्रोप्रिएट रेफरेंस होगा। बाकी साइंस वॉज प्रेजेंट इन एशियन टाइम वाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट, ये बात भी गलत है। साइंस और टेक्नोलॉजी प्राचीन काल से ही चलती हुई आ रही हैं। और आप वैसे भी याद रखेंगे, अगर साइंस के बारे में पॉजिटिव बोले और टेक्नोलॉजी के बारे में निगेटिव, या साइंस के बारे में निगेटिव या टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव, तो वो ऑप्शन गलत होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ टीचर वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट। दिस प्रैक्टिस में एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। देखिए, जब जल्दी जल्दी फीडबैक लिए जाते हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रूपात्मक आकलन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दो तरह के आकलन होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, रूपात्मक होता है, और एक सेशन के अंत में होता है जो आपका सम्मेटिव होता है, जिसमें आपके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें ओवरऑल होता है, तो बीच में बच्चे की क्या कमियां रहीं वो सारी चीज़ें नहीं पता लग पाती। लेकिन जो फॉर्मेटिव रूपात्मक आकलन है उसमें टीचर जो चीज़ कराएगा उसकी प्रतिपुष्टि फीडबैक लेगा और बच्चे से पूछेगा, अच्छा आपको समझ में आ गया। वहाँ पर टीचर बड़ी आसानी से कमियां पता लगा पाता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, कहाँ कहाँ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और कहाँ पर वो कर रहा है। तो ये जो जल्दी जल्दी फीडबैक लेना होता है ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रूपात्मक आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर प्रपोज्ड बाय द एनसीएफ 2005 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम। जब पाठ्यचर्या विकसित करते हैं तो उस समय एनसीएफ 2005 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है। अब देखिए, कैरिकुलम क्या होता है, इसमें अंदर आपकी जो पढ़ाई वगैरह होती है क्लास में वो भी आती है, साथ में जो आप सारी एक्टिविटी करते हैं वो सारी भी आपकी कैरिकुलम के अंदर आती हैं। तो एनसीएफ क्या कहता है कि जिस समय कैरिकुलम का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। जी हाँ, देखिए आपने एनसीईआरटी देखी होगी, उनमें डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, सारी एक्टिविटी होंगी, सोचने की क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि परीक्षाएं कैसी होनी है, लचीली होनी है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा वन वर्ड आंसर हों, ऑब्जेक्टिव हों, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों। तो एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल हो, इन चीज़ को ध्यान में रख के कैरिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चा जो है समझे चीज़ों को, वो रटे ना। ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड दैम विद क्लासरूम लाइफ। जी हाँ, जो उनकी कक्षा में चल रहा है वो क्या सीखेंगे कक्षा से, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कैरिकुलम होना चाहिए। कि जैसे कक्षा है, बच्चा फर्स्ट का है तो कैरिकुलम जो होगा वो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा, ना कि थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास के बच्चों का लेवल क्या है उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करेंगे कि हाँ इस कक्षा के बच्चों को हमें किस तरह की चीज़ें बतानी चाहिए, कैसे बच्चा जो है अपने जीवन से, कक्षा जीवन से जुड़ेगा। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें कैरिकुलम डिज़ाइन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करेंगे। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।